आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। कल हम विचरण के बारे में पढ़ रहे थे। विचरण दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुक्रमानुपाती विचरण, दूसरा व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो कल के वीडियो में हमने अनुक्रमानुपाती विचरण के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण के बारे में जानेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या होता है और उनके प्रश्नों को हम किस तरीक़ा से हल करते हैं। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अनुक्रमानुपाती का उल्टा व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता है। जैसे अनुक्रमानुपाती विचरण में एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान बढ़ता है और पहले का मान घटने से दूसरे का मान बढ़ता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती विचरण में ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे ही पहले राशि का मान बढ़ेगा दूसरे राशि का मान कम हो जाएगा, या पहले राशि का मान कम होगा तो दूसरे राशि का मान कम हो जाएगा। ऐसे विचरण जो होता है उसको हम गणित की भाषा में व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। आइए हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण के बारे में हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती है जो व्युत्क्रमानुपाती विचरण के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में तेज़ गर्मी होती है तो तालाब या नदी का पानी जो है वो कम होते जाता है। ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण के उदाहरण हैं। और यदि घर में परिवार की संख्या बढ़ जाती है तो राशन जो है वो कम पड़ जाता है। ये दैनिक जीवन के हमारे व्युत्क्रमानुपाती विचरण के उदाहरण हैं। आइए हम कुछ अन्य गणितीय उदाहरणों के माध्यम से व्युत्क्रमानुपाती विचरण के बारे में जानते हैं कि x बटे y बराबर k। ये हम कल पढ़े थे। x बटे y का जो दोनों को डिवाइड करें तो एक निश्चित नियतांक आता था, वो हमारे अनुक्रमानुपाती विचरण के सूत्र हैं। परंतु व्युत्क्रमानुपाती में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, x गुणित y बराबर k। यानी कि पहली राशि गुणित दूसरी राशि दोनों का गुणा करें तो हमको एक नियत राशि प्राप्त होती है, और ऐसी राशि हम x1 गुणित y1 बराबर x2 गुणित y2, इस प्रकार से हम दोनों भागों को गुणा करें तो दोनों भाग जो है वो इक्वल आएंगे। यहाँ जितना आएगा गुणा करने के पश्चात उतना ही राशि इधर भी आएगा और दोनों समान रहेंगे। ऐसी स्थिति जब हमको प्राप्त होती है तो वो व्युत्क्रमानुपाती विचरण के उदाहरण में शामिल है। व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहलाते हैं। x बटे y, और ये टेबल है इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि ये कौन x बटे y, तो x गुणित y, x गुणित y, तो x की जगह में 8 और y की जगह में है 9। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 72, 72, 8 या 72। तो ये 72, इन दोनों राशियों का हमने गुणा किया तो वो हमको 72 प्राप्त हुआ। मान लीजिए हमको इसको मानते हैं x1, ये x1 ये y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। तो x2 गुणित y2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 12 छक्का 72। ये दोनों इक्वल है। मतलब ये जो हमारा टेबल है ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण का एक उदाहरण है। अब आइए यहाँ पे विचार करते हैं। हम इसको मानेंगे x3 मानेंगे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। तो x3 गुणित 10, x3 गुणित y3 की जगह में 10 है तो x3 गुणित 10, तो x3 की जगह में क्या चीज आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमको 72 मिलना चाहिए, 72 मिलना चाहिए। ऐसी संख्या को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम x3 की जगह में हम रखेंगे 7.2 का हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 72 प्राप्त होगा। तो यहाँ जो ब्लैंक है वहाँ पे आएगा 7.2। तो ये देखिए हमारा जो राशि है ये समतुल्य हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो भी 72 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए
तो भी 72 आया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 72 आएगा। तो खाली स्थान में 7.2 आएगा। मतलब ऐसी संख्या वहां पे डालना है हमको कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किए वही संख्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होगा। आइए हम कक्षा 8 इन दोनों के बीच में हमको एक सारणी तैयार करना है, टेबल तैयार करना है। टेबल के एक भाग में रहेगा मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, इसको हम x मान सकते हैं, और नीचे में हम लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या के बीच में एक संबंध है जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। इस प्रकार से हम इसका एक टेबल बना लेंगे, टेबल तैयार कर लेंगे। मजदूरों की संख्या, जब मजदूरों की संख्या 10 है, मजदूर की संख्या 10 है, तब काम करने के दिनों की संख्या 2 है। और जब मजदूरों की संख्या 2 होती है तब है तो मजदूरों की संख्या घट रही है, मजदूरों की संख्या घट रही है, तो दिनों की संख्या क्या होना चाहिए, दिनों की संख्या बढ़ना चाहिए, तभी ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। और व्युत्क्रमानुपाती विचरण ही है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि मजदूर ज्यादा है तो काम जल्दी हो जाता है, मजदूर कम है तो काम जो है, काम दिनों की संख्या वो बढ़ेगा। आइए हम इसको कैसे हल करेंगे। ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण को ज्ञात करने के लिए सूत्र मैंने बताया कि x1 गुणित y1 बराबर x2 गुणित y2। ये फार्मूला का प्रयोग हमको व्युत्क्रमानुपाती विचरण, छात्रावास में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और क्या दिया है प्रश्न में, छात्रों की संख्या 300 है, छात्रों की संख्या है 300, तो 15 दिन, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, अगर 300 छात्र हैं तो 15 दिन तक उनको जो राशन सामान दिया हुआ है वो 15 दिन तक चलता है। अब आगे प्रश्न बोलता है यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए, 300 छात्र हैं उसमें से 200 छात्र बाहर चले गए तो कितने बचे, 100 छात्र बचे। तो 100 छात्र बचे तो वही राशन सामग्री कितने दिन तक जाएगी, ये हमको ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमको y2 का मान ज्ञात करना है। तो ये भी ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो विचरण है व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। व्युत्क्रमानुपाती विचरण कैसे है, 300 रहेंगे तो 15 दिन तक जा रहा है राशन सामग्री। अब वही छात्रों की संख्या, छात्रों की जो संख्या है वो घट रहा है, 100 हो गए तो ज्यादा दिन तक जाएगा। तो एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान कम हो रहा है, और दूसरे का मान कम हो रहा है तो पहले का मान बढ़ रहा है। ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। आइए इसको हल करें हम सूत्र से। x1 गुणित y1 बराबर x2 गुणित y2 से। x1 ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। नीचे वाला भाग y है, ऊपर वाला भाग x है। तो x1 की जगह में हम लिखेंगे 300 गुणित y1 की जगह में लिखेंगे 15 बराबर, दोनों बराबर होना चाहिए हैं। x2 की जगह में लिखेंगे हम 100 और y2 की जगह में y2 का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए y2 की जगह में y2 लिख सकते हैं। देखिए 100 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे हम, तो 300 गुणित 15 बटे 100 बराबर y2। इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा 45, 15 दिया 45, ये आंसर होगा। कहने का मतलब होगा कि 100 छात्र रहेंगे तो वो जो राशन सामग्री है 45 दिनों तक चलेगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने आज व्युत्क्रमानुपाती संबंधी कुछ प्रश्नों पर चर्चा किया। इसी तरीका से हमारे सभी प्रश्न हल होंगे। हमको इन सूत्रों को ध्यान रखना है कि व्युत्क्रमानुपाती के प्रश्न हैं, उनको समझना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। फिर हमको देखना है कि ये अनुक्रमानुपाती का प्रश्न है या व्युत्क्रमानुपाती प्रश्न है। यदि अनुक्रमानुपाती का प्रश्न है तो अनुक्रमानुपाती का सूत्र लगाना है, और यदि ये व्युत्क्रमानुपाती का प्रश्न है
तो व्युत्क्रमानुपाती का ये वाला सूत्र लगा करके हमको उस प्रश्न को हल निकाल लेना है।